जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है इरफान मुर्तज़ा और रीपेंट पाकिस्तान के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अम, एक हमजहत शख्सियत है और साथ साथ पाकिस्तान के अमेरिका में और दूसरे ममालिक में सफ़ीर भी रह चुके हैं। आजकल डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के। मेरी मुराद है हमारे मेहमान जनाब एजाज चौधरी साहब से। एजाज साहब अमेरिका में अपने सफारती दौर में एक बहुत हरदिल अजीज शख्सियत और बहुत ही मकबूल शख्सियत के तौर पे देखे गए और जाहिर बात उनकी शख्सियत ऐसी है कि कई पहलू हैं इनकी शख्सियत के, और हम अभी जो बात करेंगे तो उसमें आपके सामने उनके शख्सियत खुल के सामने आएगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कई ममालिक में कर चुके हैं। नेदरलैंड में जब आप सफ़ीर थे तो आपने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था पाकिस्तान मिरर टू डच आइज। साथ साथ आप फॉरेन ऑफिस में फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। ये जो ओहदा है ये बहुत कम ऐसे ऑफिसर्स के नसीब में आता है, तो अल्लाह ताला ने इनको ये इज्जत बख्शी। बसाते खुद मुझे एजाज साहब से अमेरिका में बहुत सी चीज़ें इसलिए भी सीखने का मौका मिला कि इनका उर्दू अदब से गहरा ताल्लुक़ है और उर्दू अदब के लिए जो जो इन्होंने काम किए हैं उसकी तरक्की और तरवीज के लिए वो काबिल तहसीन है। इस गुफ्तगू के दरमियान आज हम इनसे ये सीखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में कितने खूबसूरत और कैसे खूबसूरत रंग भर सकते हैं, उन्हें निखार सकते हैं, क्योंकि अच्छी कौमों की तकदीर सिर्फ उन कौमों की हुकूमत के हाथ में नहीं होती बल्कि इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, अवाम जो होते हैं, उनके भी हाथ में होती है। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूद मेहमान का आपसे तारुफ करवाएं, मैं चाहूंगा कि उनकी एक तारुफी वीडियो आपके सामने पेश करें। आइए मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम दावत देंगे अपने मौजूद मेहमान जनाब एजाज अहमद चौधरी, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा कि आपके इस प्रोग्राम में मैं शिरकत करूं, जो मेरे लिए यकीनन बहुत बड़ा एजाज है। नहीं सर, ये एजाज तो वैसे तो आपका नाम भी एजाज है, लेकिन ये एजाज हमारे लिए है कि आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, खुश रहिए, सलामत रहिए। तो आज का जो इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है इस किस्म का, और इसमें अगर हमसे कोई कोताही हो जाए तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहूंगा, और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम रहेगा क्योंकि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इसमें। बहुत शुक्रिया। और बता दीजिए कि इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि कोताही मेजबान से नहीं मेहमान से हो सकती है, तो कोशिश करेंगे कि हमसे भी कोई कोताही ना हो ताकि आपका प्रोग्राम एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सबके सामने जाए। इंशाल्लाह सर, जब जब गलती होगी ना सर तो मैं टाइटल चेंज करके आपको होस्ट बना दूंगा, खुद मेहमान बन जाऊंगा। जी जनाब। जी
تو سر آج کا جو موضوع ہے وہ کہ ہم پاکستان کی امیج کو کیسے سنوار سکتے ہیں, جو پاکستان کے رنگ ہیں انہیں کس طرح نکھار سکتے ہیں تاکہ پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے آ سکے. آپ نے دنیا دیکھی اور کئی مختلف زاویوں سے, کئی رنگوں سے آپ نے پاکستان کو پاکستان سے باہر رہ کر بھی دیکھا ہے. تو آپ نے پاکستان کو باہر رہ کر اور خاص کر نوجوان طبقے کو آپ نے کس طریقے سے اور کس زاویے سے دیکھا؟ ضرور, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کے اس سوال سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عرفان مرتضیٰ صاحب سے ملا کیسے. ہم بطور سفیر میں جب پہلی بار لاس اینجلس آیا تو ہمارے قونصل جنرل ہیں, بڑے حد عزیز ہیں, جبار میمن صاحب, وہ مجھے سیدھا اردو لٹریری سوسائٹی کے ہال میں لے گئے اس شام, جہاں پہ قریباً 500-600 لوگ جمع تھے اور عرفان مرتضیٰ صاحب وہاں کے میزبان تھے, ان کے ساتھ 1-2 اور لوگ بھی تھے. تو انہوں نے جیسے ہی لب کشائی کی, میں نے کہا یہ آواز میں نے سنی ہے کہیں. تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو یوٹیوب پہ آپ کی ایک شعرا آفاق نظم تھی کہ جس دیس کو تم نے چھوڑا تھا جو بھی تھا, ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا, اس حوالے سے. تو ایک دم سے وہ بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے کہ مجھے اس حوالے سے بڑا کم لوگوں نے پہچانا ہے. تو مجھے بڑی اس لحاظ سے خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں صاحب جیسے, جنہوں نے بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے, اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی سر. آپ نے کہا کہ خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ کیسا کر رہا ہے اور پاکستان کو دوسرے ممالک کے سامنے میں نے کیسا پایا. میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ میری بڑی ایماندارانہ رائے ہے کہ پاکستانی نوجوان بھی اور بڑے عمر کے لوگ بھی, تمام پاکستانی, وہ کسی لحاظ سے بھی کسی بھی قومیت سے کم نہیں ہے. اچھا, میں اس کی 2 یا 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب امریکہ میں ہی میں بہت یونیورسٹیز میں گیا, آپ کے علاقے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بھی گیا, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی جا کے خطاب کیا, اور تقریباً ہر جگہ جہاں بھی میں گیا, چاہے جارجیا ٹیک میں گیا یا بوسٹن یونیورسٹی گیا یا کہیں پہ جہاں پہ بھی, میں نے دیکھا کہ پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے تقریباً ہر جگہ پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن PSAs بنی ہوئی, اور وہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ ابھی مل کر وہاں پہ پاکستان کا نام جو ہے ہر یونیورسٹی, ہر امریکی یونیورسٹی میں نے ان کو کام کرتے دیکھا, اور انہوں نے اپنے وہاں پہ رنگ جمایا ہوا تھا اور بہت سارے اچھے یعنی طریقے سے وہ اپنی پڑھائی کرتے. دوسری میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, اقوام متحدہ میں جہاں میں تقریباً 6.5 سال رہا ہمارے مشن میں, وہاں میں نے ساری قومیتوں کو دیکھا, بہت قریب سے دیکھا. 6.5 سال کافی ٹائم ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا IQ ہمارے لوگوں کو عطا کر رکھا ہے وہ بہت کم قوموں کے حصے میں آیا ہے. ہمارے لوگ, ہمارے جو وفد تھے وہاں پہ, مندوب جو تھے, وہ ایک دم سے بات کو سمجھ لیتے تھے جو بھی بات ہوتی تھی, اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی آڈز کے خلاف بھی وہ بڑا اچھا کام کرتے رہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ پاکستانی کو شاید کرمنل مائنڈیڈ ہوں گے, بالکل اس کا الٹ ہے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہالینڈ میں, نیدرلینڈز جو ہے, اس میں جب سفیر تھا تو ایک دن وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی, جس طرح آپ کے امریکہ میں FBI ہے, تو میں اس کے ہیڈ کو گیا ملنے. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ خیرڈ ولڈرز صاحب نے کوئی فتنہ 2 کے نام سے مووی بنا رہے تھے, تو بڑی ایک کموشن تھی کمیونٹی میں. تو میں ان سے ملنے گیا, ان سے میں پہچاننا چاہتا تھا, میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری کمیونٹی کیسی ہے. تو میں جب پہنچا تو انہوں نے پہلے سے ایک فائل اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی, پورا ڈیسک خالی تھا, صرف وہ فائل تھی, اور بڑے وہ سیکرٹ انداز میں وہاں پہ پہنچتے ہیں, نیچرلی ان کا بڑا حساس قسم کا ادارہ ہے. تو جب وہ فائل میں نے ان سے پوچھا تو مجھے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں ان کو, انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر ایمبیسڈر, I want to tell you that I went through the entire file of Pakistan and I could not find even one criminal from Pakistan. There are some visa overstayers and others,
but no criminal activity. And I want to congratulate you for having such a Pakistani community which make your country proud. So आप इससे अंदाजा लगा लें कि मेरा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन है, खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं जब वो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बिलअमूम, देखिए मुकम्मल तौर पर 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन बिलअमूम जो है हमारा पाकिस्तान और खुसूसन हमारा नौजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे तासुरात कायम करता है। बहुत अच्छे सर। मेरा ताल्लुक मार्शल आर्ट से रहा है। अच्छा, हमारा ये होता था कि हमारी जो आधी फाइट हुआ करती थी ना सर, वो तो हम रिंग में लड़ते थे, लेकिन आधी से ज्यादा फाइट होती है सर वो कोच आपको कोच करता था बाहर से, क्योंकि वो जो बाहर से देख रहा है ना वो अंदर आपको नजर नहीं आ रहा, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है हमें कुछ ऐसी अच्छी चीजें अपनाना चाहिए, ऐसी चीजें प्रमोट करना चाहिए अपने मुल्क के अंदर कि उसकी रोशनी जो है वो बाहर तक का सफर कर सके, और इस रोशनी में हमारे मुल्क को दूसरे मुल्क देखें और उनका और मुतासिर हो सके, उनका तासुर अच्छा हो सके। इस सिलसिले में आपका क्या सजेशन होगा कि हम लोग ये कर सकें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ तो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, उनकी वजह से कोई खास इंप्रेशन पड़ता है पाकिस्तान का, कुछ पाकिस्तानियों के बर्ताव के हवाले से है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है मेरे नजदीक वो ये है कि हमारे लोगों को जब वो बाहर हों, मुल्क में या मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, खुद एतमादी रखनी चाहिए, एतमाद के साथ बात करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आप भी अल्लामा इकबाल के आशिक हैं और मैं भी उनका ही आशिक हूं, और उन्होंने, अगर आपको याद हो, एक बड़ी मशहूर उनकी नज्म है जिसका एक शेर है कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, यानी अपने आप को जब आप पहचान लेते हैं और आपकी कमिटमेंट जो है किसी भी कॉज के साथ आपको अपने आप को पहचान लेते हैं तो खुलते हैं गुलामों पे इसरारे शहनशाही। क्या बात। तो ये जो स्लेविश माइंडसेट है, अल्लामा इकबाल उस जमाने में जब हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे उस वक्त कहते थे इसको शेड करें, और अगर आपको याद हो तो उसमें इसी नज्म में वो भी है कि अतायरे लाहूती, रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज भी कोताही, जो तो बड़ा मशहूर शेर है सारों। लेकिन ये पूरी नज्म अगर आप गौर करें, इस पूरी नज्म में ये कहा है कि अपने ऊपर एतमाद लेकर आइए, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। तो अल्लामा इकबाल ये हमारे जो पाकिस्तान का ख्वाब जिन्होंने देखा पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात का एतमाद होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल, हमें किसी से नीचे दब के नहीं रहना, लेकिन साथ ही साथ किसी को दबाने की भी ख्वाहिश और आरजू नहीं होनी चाहिए। हमें बराबरी की सतह पर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ रिस्पेक्ट बात करनी चाहिए तमाम लोगों के साथ। आप देखेंगे कि अगले भी आपकी इज्जत करेंगे। सर मेरी इकबाल पे एक बहुत छोटी सी नज़्म है, मैं माज़ा चाहूंगा कि मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसी से रिलेटेड जो आपने इकबाल का ख्वाब कहा कि इकबाल ने सोते हुए लोगों को जो एक ख्वाब दिया था, कुछ लोग उसी ख्वाब की ताबीर को मट्टी में मिलाने पे हैं कोशां, या रब मेरे सोते हुए लोगों को जगा दे, तू कौम के हर शख्स को इकबाल बना दे। सर मेरा ख्याल है ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वतन का एम्बेसडर बनकर दुनिया के सामने आए, किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, वो किसी ना किसी माने में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अमूमन हम देखते हैं बाज़ औक़ात कि जी वो चाइनीज ने किया है या रशियन ने किया है, इटालियन ने किया है, जर्मन ने किया है, तो क्या होता है कि वो पूरी कौम को हम एक पैराए में, एक हॉल में रख लेते हैं। खास तौर पे हमारी नौजवान जो नस्ल है सर, उनको किन किन शोबों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी सही तौर पे कर सके? देखिए ये बात तो आपकी दुरुस्त है जी, मैं इस बात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मानता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर कदम रखता है वो पाकिस्तान का सफीर है। उसके दिल में एक छोटा सा पाकिस्तान बसता है जिसे वो लेकर बाहर जाता है। और मैं 20 बार, देखिए मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ गल्फ
में भी काम किया है, यूरोप में भी किया है और अमेरिका में भी किया है। मैं अपनी बड़ी ईमानदाराना राय आपको देना चाहता हूँ कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे वतन से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि शायद जब वो पाकिस्तान के अंदर थे तो इतनी नहीं करते। तो उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप जैसा बर्ताव रखेंगे दूसरों के साथ, मैं जॉन, पीटर, बिल के साथ जैसा बर्ताव करूंगा वो ये समझेगा कि पाकिस्तान वैसा ही है। अगर पाकिस्तान जो है वो आपका रवैया अगर दुरुस्त है तो आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान जो है आपके तशख्खुस से, पाकिस्तान का तशख्खुस जो है वो जुड़ा हुआ है हर शख्स। जी बिल्कुल जाहिर बात, बिल्कुल जाहिर बात है। सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनके लिए क्या कोई ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कि जिससे हम उन्हें ये तरबियत दे सकें कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करें कि वो पाकिस्तान के एक सफीर बन के उभरें? उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसी तरबियत, या अगर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है तो क्या मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, सफारतखाने हैं, उनमें कोई ऐसा प्रोग्राम कि जिनसे ये स्टूडेंट्स मदद हासिल कर सकें? देखिए, ये जो तो आम पाकिस्तानी जाते हैं बाहर, उनके लिए सरकार ने एक ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन OPF बनाई हुई है। मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी बतौर फॉरेन सेक्रेटरी 3 साल बैठा था और मैं उस वक्त भी उनको कहता था कि आप ये जो हाउसिंग फाउंडेशन, हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, आप इसके अलावा बहुत तरीकों से अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। उनमें एक ये भी है जो भी आपने फरमाया, क्योंकि हर मुल्क की कुछ कल्चरल सेंसिटिविटीज होती हैं, कुछ सकाफती हसासियत होती है हर मुल्क की। हमें जब आप बाहर जाते हैं और आप अपने आप को सफीर भी कह रहे हैं यानी नोशनली, तो फिर आप पे ये लाजिम है कि वहां जिस मुल्क में जाएं उस मुल्क की जो हसासियत है उसको जहन में रखें हमेशा, क्योंकि आप वहां पे मेहमान के तौर पर गए हैं। ता वक्त कि आप नेशनैलिटी लेकर आप उनमें शामिल हो जाए, तब भी मैं समझता हूं कि जब आप उस मुल्क में रहते हैं, देखिए आप मिसाल के तौर पर आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका के कवानीन जो अमेरिका के अंदर बस गए हैं वो उन पर लाजिम है कि कवानीन तो फॉलो करें, लेकिन मैं उससे आगे जाता हूं। मैं कहता हूं कि जो उनकी वैल्यूज हैं, जिसने अमेरिका को वो मुल्क बनाया जो ये बन गया, बिल्कुल, वो भी आप पे लाजिम है कि आप उनकी वैल्यूज अगर अपना नहीं सकते तो उनको उनकी इज्जत करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में OPF एक इदारा था, फिर इसके बाद जो हमारी सिफारतकार जो जाते हैं मुख्तलिफ, सिर्फ हमारे फॉरेन ऑफिस से नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं, उसके लिए फॉरेन सर्विस एकेडमी में हमने ये प्रोग्राम अब शुरू किया है कि 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता है जिसमें ये चीज बताई जाती है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं आप पाकिस्तान की कैसे नुमाइंदगी करेंगे, वहां पे काफी, बल्कि उनकी 2 दिन उसमें से उनकी जो स्पाउसेज हैं, अच्छा, उनके लिए भी ये प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि ज्यादातर तो मर्द होते हैं तो इसलिए लेडी वाइफ्स होती हैं, पर सारी स्पाउसेज के लिए भी एक प्रोग्राम किया जाता है कि जी आपको भी एक किरदार अदा करना है पाकिस्तान के से। लेकिन इस पे अभी और काम मेरे ख्याल में इसमें और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है सर, इंप्रूवमेंट तो जाहिर बात है, आप हर चीज में जरूरत रहती है और करना भी चाहिए। जब हम नौजवानों से स्टूडेंट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं सर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं और बहुत से उसमें ऐसे भी है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं जाना, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला उनके सामने आता है वो आता है वीजे के हुसूल का। आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस में इतना अरसा आपने गुजारा, ऐसा क्या लायमल होना चाहिए या ऐसा क्या चीज होनी चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो वीजे के लिए आसानी हो, दूसरी चीज जो है वो ये कि जो अपॉर्चुनिटी साउथ एशियन ममालिक दूसरे ममालिक को मिलती हैं वो हमारे भी स्टूडेंट्स को उसी तरीके से मिल सकें। मेरी ईमानदाराना राय ये है कि वीजा का जो मसला है वो आज कल तो है, अभी तो कोविड के हवाले से है और जब से अमेरिका में नई इंतजामिया आई है उस हवाले से सारे इमिग्रेंट्स को ये वीजा का मसला आया है, लेकिन उससे पहले कई दहाइयों तक वीजाज पाकिस्तान के लिए दिए गए हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, USAID स्कॉलरशिप्स दिए गए, 20 30। मैं समझता हूं कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टूडेंट कंटिंजेंट जाता था।
अच्छा वो और इसके लिए हमें अमेरिका की हुकूमत का मशकूर भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़ी मदद की है। बहुत सारे जाते थे, हकीकत में कोई मसला नहीं आता था। अब ये जो नया दौर इस वक्त आ गया है इरफान साहब, ये बदकिस्मती से एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें इमिग्रेंट्स को अब उस नजर से नहीं देखा जा रहा जिस नजर से पहले देखा जाता था। सही बात और पहले जी समझा जाता था कि ये फ्रेश ब्लड लाए हैं, ये नए आइडियाज लाएंगे, ये एनरिच करेंगे हमारी सोसाइटी को। आज उनको कभी इक्तिसादी इकोनॉमिक थ्रेट समझते हैं, कभी सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, उसकी वजह से कुछ मसाइल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तानी आज भी स्टूडेंट्स सारे अब अमेरिका में नहीं जा रहे। अमेरिका के अलावा अब जो डेस्टिनेशन निकल आई है, मिसाल के तौर पर चीन में कोई 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहा है। यूरोप के मुल्कों में यानी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गए हैं। तो जो जेन्युइन है उनको वीजाज का इशू नहीं आ रहा। आजकल ये हालात एक है, मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की हमारे खिलाफ कोई तरजीह हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तानियों को अच्छा शेयर मिला है। तरजीह की जब आप बात कर रहे हैं सर, आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली अमेरिका में आईटी का मेन हब है। यहाँ बमुकाबला दूसरे ममालिक के हमारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज या वो अहमियत नहीं दी जाती जो मिल सकती है। इस सिलसिले में कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलके कर सके कि पाकिस्तान से अमेरिका में और अमेरिका से पाकिस्तान में मिलके कुछ काम हो सके और उन्हें वही अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो दूसरे ममालिक को। क्योंकि सर जैसे आपने कहा और हकीकत भी यही है, ब्रेन तो है, उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। अगर यूटिलाइज करने के लिए जारी बात है अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, हमें वो दरवाजे चाहिए वहां जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि जो आईटी का शोबा है इसमें यकीनन पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारे यंगस्टर्स बावजूद इसके कि उनको वो सहूलियात मयसर नहीं है। मिसाल के तौर पर जब वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं जो अमेरिका में या बाहर कहीं बेचना चाहते हैं, तो उनको रेम्यूनरेशन लेने का जो है ना उनके पास पेपॉल नहीं है, कोई और फैसिलिटीज नहीं है। तो इस पे भी एक तो हुकूमत बड़ी तेजी से गौर कर रही है कि भाई इतनी हम जो सर्विसेज हमारी आईटी सर्विसेज हैं इनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो एक तो इंफरादी सतह है, इंफरादी सतह पे जब हमारे टैलेंट वहां पे गया, जिस इलाके में आप रहते हैं और मैं एक किसी दावत में मिला था, इतने इतने काबिल लोग जिन्होंने सिलिकॉन वैली में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और अपना नाम भी कमाया और पाकिस्तान के लिए भी नाम कमाया। तो एक तो इंफरादी सतह है। दूसरा हुकूमती सतह के ऊपर ये बड़ी जरूरत है इस बात की कि आईटी के शोबे से मुंसलिक जितने भी हमारे नौजवान हैं उनकी सहूलतकारी की जाए उनके जी सर, और किसी तरीके से वो अपने, क्योंकि वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे अपने खानदान में हमारी बहू का भाई जो है सगा भाई, वो बहुत ही काबिल है। तो कनाडा में किसी कंपनी के साथ कर रहा था, उन्होंने वीजा कोविड के बंद के बावजूद उसको कहा कि ये हम आपको अपनी फैमिली के साथ वीजा देके बुलाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो तो यकीनन अभी भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए सहूलतकारी की जाए, ताकि पाकिस्तान के और अमेरिका के रहने वाले जो आईटी से मुंसलिक लोग हैं वो जॉइंट प्रोग्राम्स कर सके, कुछ कोलैबोरेशंस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा हट के एक सवाल, पाकिस्तान एक जमाने से मुश्किल मराहिल से गुजरता चला आ रहा है और उससे हमारी इकोनॉमी जो बुरी तरह अफेक्ट हुई, और इसी सिलसिले में बैरूनी सरमायाकारी भी उस लेवल पे नहीं हो पा रही कि जो हो सकती है, जो मुमकिन है। इसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो बहुत मजरू हुई, और सबसे ज्यादा जो हमारा नौजवान तबका बेरोजगार हुआ, मायूसी का शिकार हुआ। कहाँ ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, इसकी तलाफी कैसे हो सकती है कि हमारे जो नौजवान तबका है इस मायूसी के जो पूरा उसमें बिल्कुल बिछ गया है काम, कि उसको निकाला जा सके? देखिए मैं इसीलिए आपसे आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि सबसे ज्यादा अहम ये है कि हम अपने ऊपर एतमाद करें और ये जो मॉर्निंग है या विक्टिमहुड है इससे निकलें। बिल्कुल, मैं उसकी वजह ये इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भी
मैं आपको बताऊं कि जब ये अफगान जहाद शुरू हुआ जी सर। अफगानिस्तान में, उसके नतीजे में लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज यहाँ पे आ गए, और जब सोवियत यूनियन निकल गया तो वो मिलिटेंट्स जो है वो अफगानिस्तान में बस गए। उन्होंने उनके ऊपर अमेरिका ने जब हमला किया अलकायदा के सिलसिले में, तो वो पाकिस्तान की तरफ आए। तो ये जंग जो है ना, हमारी नहीं थी, हमारी बन गई। बिल्कुल। लेकिन हमने बावजूद इसके कि हम इतनी मुश्किल में थे, हमने उस दहशतगर्दी की जंग को शिकस्त। वही पाकिस्तान जहां पे 150 टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर मंथ की एवरेज से होते थे बिटवीन 2004 एंड 2014, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे पुरसकून है। हमने खुद शिकस्त दी, और इससे आधा वायलेंस जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों ने जहां सफर किया, तो वो मुल्कों की वो आर्मीज डिसइंटीग्रेट हो गई। तो हमें तो फख्र करना चाहिए। ये करीब में अफगानिस्तान है जिसमें आज भी 18-19 साल के बाद भी अमेरिका जो है वो नतीजे पे पहुंचा कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो हम ये बातचीत के जरिए के, जो पाकिस्तान शुरू से कहता था। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए फख्र करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उसको करना चाहें, अगर आप उसको गौर करें। फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी दौलत से नवाजा हुआ, इतने वसाइल, कुदरती वसाइल दे रखे हैं, और हम उससे जितना यानी उसका इस्तेमाल करें उतना कम होगा। हमारे पास पाकिस्तान, आप इमेज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आप ये देखें कि जिस किस्म के पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के पास हैं, मुझे बताएं दुनिया में कहां पे इस किस्म के, जहां पे हिमालय भी हो, हिंदू कुश भी हो, कराकोरम भी हो, जिस किस्म की सरजमीन में हमारे मल्टीपल फेथ्स रहे हैं, जिसमें हिंदुइज्म की हेरिटेज हो, जिसमें सूफी इस्लाम की हेरिटेज हो, जिसमें बुद्धिज्म की हेरिटेज हो, जिसमें सिखिज्म की हेरिटेज हो। आप अगर सिविलाइजेशंस के हवाले से दें कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो क्रेडल है सिविलाइजेशंस का, उसमें मेहरगढ़ जो 7000 साल पुरानी तहजीब थी, उसमें मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, उसमें गंधारा आर्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप नेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो बहुत नेगेटिविटी है, वो भी है, मैं उससे इनकारी नहीं करता। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहें तो बिलीव यू मी, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल सर। लेकिन मैं दुनिया भर में घूमा हूं, दुनिया और मेरा कई जगह पे मौका भी मिला कि मैं वहीं बस जाऊं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरे लिए पाकिस्तान सबसे बड़ी जन्नत है। क्यों किया? ऐसे ही कर दिया? नहीं, देखने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर पाकिस्तान में अपने वसाइल को सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी रखिए, हुस्ने जन जिसे उर्दू में कहते हैं, हुस्ने जन रखिए पाकिस्तान के बारे में। और ये मुल्क जो है ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और आप इसकी आजादी की भी कदर कीजिए। जिन मुल्कों में आजादी नहीं है, कश्मीर में जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, आप उधर देख लीजिए, फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो सीरिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो लीबिया में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, या अब करीबी हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक नेमत है, और हमें इस पे एतमाद करना चाहिए, और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। वो जो आपके सदर थे वहां पे, जॉन कैनेडी ने जिसको कहा था, अपने मुल्क के लिए कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वो चीज सबके लिए एप्लीकेबल, तो हमारे लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है। हमें भी पाकिस्तान से जितना वसूल करना है वसूल कर लिया ना भाई, इज्जत आबरू की, अब उसको कुछ देने का वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे शोबों में हम जो है पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे जहन में आता है, अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। जी जी। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया और उससे पहले की जितनी भी चीजें थी उसमें यूथ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक बहुत बड़ा हाथ था उसमें। आजकल और जो लॉयल्टी थी, जो जज्बा था, वो आजकल के नौजवान तबके में आप वही देखते हैं, और अगर नहीं देखते तो किस वजह से इसमें कमी आई, और अगर कमी आई तो हम उसको किस तरह दोबारा जिंदा कर सकते हैं इनके दिलों में कि भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तानी सब कुछ है। इसके अलावा हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखने के बजाय अपने मुल्क की तरफ देखें, और इंडिविजुअली तौर पे, अब जाती तौर पे हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, जैसे कि अभी आपने कहा। जी देखिए, जो मुझे ये याद है कि हमने वहां पे वाशिंगटन डीसी में एक पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड यूथ कन्वेंशन की थी,
उसमें एक सेगमेंट यूथ का था. बिलीव यू मी, मुझे उस सेगमेंट में मायूसी तो बड़ी दूर की बात है. उन्होंने ऐसे ऐसे नए हमें नजरियात बताए कि जनाब इस तरीके से आगे. देखिए, यंग माइंड इस तरह नहीं सोचता. वो ये नहीं सोचता कि यार सियासी हालात बड़े खराब हो गए, इक्तिसादी हालात, वो तो ये देखता है कि आगे कैसे बढ़ना. आगे क्या. और उसके लिए यूथ जो है वो कभी भी मायूस होती मुझे तो कम नजर नहीं आई. लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि यूथ आपकी जो है वो आइडेंटिटी के बारे में क्लैरिटी मांगती है. बिल्कुल. मैं आपको एक मिसाल दूं, ये अपना कई एनुअल कन्वेंशन ऑरलैंडो में बहुत बड़ी होती है, तो मैं उसमें गया, उससे खिताब भी किया. तो उसके बाद फिर मैं वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उनसे भी मिला. तो एक सीधा कम्युनिटी के वहां पे लोग थे. हमारा एक दोस्त हैं नासिर उस्मानी, उन्होंने एक लंच अरेंज किया जिसमें एक साहब जो है पाकिस्तानी साहब जो वहीं पे बस गए हुए थे, उनके बच्चे भी वहीं जवान हो गए थे, उनकी 2 बेटियां भी थी. तो ना मैं उनका नाम लूंगा ना उनकी बेटी का नाम लूंगा, लेकिन जब सारे हम बातचीत कर रहे थे तो लेट्स कॉल दैट गर्ल एज एम और मीम. तो मीम ने मुझे ये कहा कि सफीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. शी स्पोक इन इंग्लिश. उसने कहा कि मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूं. मैं अमरीकी हूं या मैं पाकिस्तानी हूं. और उसके बाद फिर उसने खुद ही उसकी कुछ तौजीह पेश की. उसने कहा, देखे, मैं अब मास्टर्स कर रही हूँ, जिन दोस्तों के साथ मैं घूमती हूँ उन सब के बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं बॉयफ्रेंड्स नहीं रख सकती. वो स्कर्ट पहनती हैं, मैं स्कर्ट नहीं पहनती. वो शराब पीते हैं, मैं नहीं पी सकती. तो क्या मैं उनसे कमतर हूं? ये उनका सवाल था. तो सब सुन रहे थे और सब ये भी सोच रहे थे कि अब सफीर साहब तो आ गए काबू, अब ये जवाब कैसे देंगे. तो मैंने कहा, बेटा, आप क्योंकि यही पैदा हुई, आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी तो अमेरिकन है. बिल्कुल. लेकिन कोई भी शख्स उसकी एक आइडेंटिटी नहीं होती. We all have multiple concentric circles of identity. And I gave my own example that I am a Pakistani, I am a Punjabi, I am a Muslim, I am a Sunni, I am a father, I am a son, I am a husband, and I am a brother, and so on. तो ये जो आपकी आइडेंटिटीज हैं, ये हर आइडेंटिटी आपसे किसी खास रवैये की तवक्को रखती है और यही आपके सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ हैं. अगर आप इसमें से लेने, अब अमेरिका में यू विल मीट अमेरिकन ऑफ इटालियन ओरिजिन, ऑफ पोलिश ओरिजिन, ऑफ आयरिश ओरिजिन, ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ चाइनीज जैपनीज ओरिजिन. So what you do is that you are an American, but you imbibe the good values from the previous identity that you have. You are blessed with good identity. तो therefore आपको कभी भी इस मामले में कभी नेगेटिव नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि पाकिस्तान के जो कल्चर के हवाले से जो आइडेंटिटीज, जो चीजें आपको मिल रही हैं, ये आपकी शख्सियत को निखार रही हैं, इसको आपको एनरिच कर रही हैं. क्योंकि अगर आप अपोलोजेटिक हो जाएंगे तो फिर आप उस आइडेंटिटी के जो सम्राट है, जो बेनिफिट्स है, वो नहीं ले सकेंगे, गुम हो जाते हैं. जी बिल्कुल गुम हो जाते हैं जी. सर, हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसमें अपने नौजवानों को वो एक सरमाया समझती है, क्योंकि जाहिर बात है वो फ्यूचर है हमारा. उन्हें मुख्तलिफ आसाइशें फराहम की जाती हैं, सहूलियात फराहम की जाती हैं. पाकिस्तान में भी इस किस्म की चीजें होंगी, और अगर हैं तो क्या वो मुस्तहिक लोगों तक ठीक तरह पहुंच पाती हैं, और अगर नहीं पहुंच पाती तो उसकी क्या वजह है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक, देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि हमें हर पाकिस्तानी को एम्पावर करना है. आपने अल्लामा इकबाल का वो शेर कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है. मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. बजा, ठीक है ना जी. तो अगर ये आप पे है कि आपने एक अपनी मिराज क्या बनाई है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपने अपना टारगेट ऊंचा सेट कर लिया है. लेकिन हुकूमत का भी कुछ फर्ज है. हमारे लिए जो सबसे अहम इस वक्त चैलेंज है इरफान मुर्तजा साहब, वो ये है कि पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र के लोगों की है. यानी वी आर ए यंग कंट्री. जी.
تو یہ جو اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے، اگر اس کو ہم نے ایجوکیٹ نہ کیا یا اس کو ہم نے وہ سکلز نہ دی جو ایک ترقی شدہ معاشرے میں چاہیے، تو پھر ہمارے لیے یہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. لیکن اگر ہم ان کو ہم کامیاب انسان بنانے میں کامیاب ہوئے، ان کو اگر ہم تعلیم دے سکے، ان کو ہم ہنر دے سکے، تو یہی ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہوگا. یورپ میں ایجنگ ہو رہی ہے، چائنا میں ایجنگ ہو رہی ہے، آپ ینگ ملک ہے، آپ کے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ یہ دینی چاہیے کہ آپ اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، ان کو ہنر کی طرف ان کو سکھایا جائے، تو پھر پاکستان کو کسی اور قسم کی ضرورت نہیں رہے گی مدد کی. سر جب میں امریکہ آیا اور تو دیکھتا تھا بہت سے کامیاب لوگوں کو بھی دیکھتا تھا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے. اس وقت میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی اور وہ یہ کہ اور اس سے کافی مدد ملی مجھے. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی شخص یہاں 40 سال سے رہ رہا ہے، یار اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے پاس تو یہ کچھ ہے، وہ کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو شخص مجھ سے 5 سال پہلے آیا ہے اور جو شخص مجھ سے 5 سال بعد آیا ہے، اور پھر مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں سر، ہم پاکستان کا مقابلہ ایسے ممالک سے کرنا شروع کر دیتے 200 سال پرانے، 200 سال پرانے کیوں کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل کمپٹیشن تو کرنا نہیں چاہیے، آپ اپنے آپ کو بس دیکھے جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ایک پروگرام ہوا تو وہ اتفاق سے ایسا تھا، اس میں 8 سنگرز تھے اور اس میں بہت ہی خوبصورت گلوکارہ، بہت اچھی آواز تھی، بالکل میری بہنوں کی طرح تھی، وہ چھوٹی بہنوں کی طرح. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم ایک بات بتاؤ، ابھی تم 8 لوگوں میں جا رہی ہو، عموماً تم اپنا پروگرام کرتی ہو لیکن اب 8 لوگوں میں جا رہی ہو تم، تو یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچ کے جا رہی ہو کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. کہتی ہے عرفان بھائی مجھے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور مجھے بس اپنا بیسٹ کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہی چیز کرنا چاہیے. سر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، خاص کر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم جو دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کلچرلی کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جس سے سر فورن اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے جو پروگرام ہیں وہ کس حد تک پاکستان میں اگر ہے تو کس حد تک کامیاب ہے. ٹھیک. اچھا اس سے پہلے میں ذرا ایک آپ کی پچھلی بات سے ایک دلچسپ آپ کو واقعہ سا سناؤں کہ پاکستان میں یہ بڑا عام ہے، اچھا بھائی امتحان کا رزلٹ آیا، بتاؤ کتنے مارکس آئے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، کھلا پوچھتے ہیں کیا گریڈ آئے ہیں، کیا. ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھنے گئے ٹفٹس یونیورسٹی میں، ماسٹرز کر رہے تھے فلیچر اسکول میں. تو میرا جو دوست تھا، تو پہلا وہ سیمسٹر کا وہ ختم ہوا تو ہم ابھی آ رہے تھے، تو ایک بڑی تنک مزاج امریکی خاتون تھی، پڑھ رہی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ. تو ہمارے جو دوست ہے اس نے انجانے میں اس کو کہا کہ بھائی بتائیے کیا گریڈ آیا. تو اس نے ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا خوفناک قسم کی اس پہ نظر ڈالی، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ ٹاک گریڈس. تو میں سمجھ گیا کہ جناب یہ ہے کلچرل ڈفرنس، کیونکہ امریکہ میں بھی یہ بڑی اچھی اچھی خوبیاں ہیں اور ان میں یہ خوبی بھی ہے کہ آپ دوسروں کو مت کریں، آپ یہ سوچیں آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا میز پر لا سکتے ہیں. What is it that I can bring on the table? I should not worry about others as long as I can do what I must do to the best of my ability. تو یہ تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پاکستان کے بڑی کامیابی سے جاری ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ابھی تک جاری ہے. میں خود وہاں پہ جب بیٹھا تھا ڈی سی میں تو تقریباً ہر مہینے ایک ڈیلیگیشن آتا تھا. پھر پرائیویٹلی بھی لوگ جاتے ہیں، جس طرح میں نے کہا اسکالرشپس ہیں، فل برائٹ اسکالرشپ اسکیم ہے. اسی طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی بہت ساری برٹش کونسل کے اسکالرشپس ہیں. اب تو ایراسمس کے یونیورسٹی میں نیدرلینڈ میں بہت ہے، جرمنی میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ پاکستانی پہنچ گئے، چائنا کے ساتھ ہمارا بہت ایکسٹینسو اسٹوڈنٹ پروگرام ہو گیا، ملیشیا میں بہت سارے اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹیز فرینکلی کم نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی اچھی اچھی یونیورسٹی، بڑھیا یونیورسٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ایک اسکیم نکالی تھی
डॉक्टर अताउर रहमान ने वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, बल्कि वो पिछले दिनों मुझे मिले जब वो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, तो उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पे तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज का इल्हाक करेंगे बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ। जी। तो यानी आप 2 सेमेस्टर इधर पढ़िए, 2 सेमेस्टर उधर पढ़िए। अच्छा, उस जमाने में फिर ये लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला शुरू हो गया, तो स्कीम इतना चली नहीं। तो मुझे पिछले दिनों मिले तो मुझे कहने लगे नहीं, अब हम उस पर दोबारा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटी से लिंक हो जाए। उससे फिर बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके स्टूडेंट्स चाहे पहले उधर पढ़ लें, बाद में इधर पढ़ लें, या उनके स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे से आते हैं कई सेमेस्टर पढ़ के। या फिर हमारा अपने कजन का एक बेटा है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ता था, डैलस में, तो वहां से वो लम्स में पूरे 2 सेमेस्टर पढ़ने आया था। मेरा अपना एक भतीजा है, वो भी इसी तरीके से आया था। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो जारी हैं, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई बल्कि काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं इस मौके पे शुक्रगुजार हूँ न सिर्फ आपका, बल्कि आपने देखा होगा जनाब एम्बेसडर तसव्वुर साहब यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे जो काउंसिल हैं शब सरवर साहब, वो यहाँ मौजूद हैं, और कमर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और सर, ये जो रीपेंट पाकिस्तान हमने 2015 में स्टार्ट किया, और अब जब आपसे मैंने इसको तारुफ करवाया था यहाँ लॉस एंजलिस में, उस वक्त हमारे 30,000 मेंबर थे, अभी 1 लाख से ऊपर लोग हैं। ओ माशाल्लाह। लेकिन सर एक बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे सामिया इकबाल हुसैनी, ये मुझसे कहीं ज्यादा एक्टिव हैं रीपेंट पाकिस्तान बनाने में, और मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं, और इनके तवस्सुस से ही रीपेंट पाकिस्तान इतना आगे बढ़ रहा था। मैं आपके तवस्सुस से भी मैं इनको कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं एक दफा फिर तसव्वुर साहब को भी वेलकम करूंगा यहाँ पे। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम सर दूसरे सवाल लोगों से भी लेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक उर्दू अदब से गहरा है, और तो उस हवाले से कि हमारी जो कौमी जबान उर्दू है, वो प्राकृत की तरह, जो जबान प्राकृत थी उसकी तरह एक ब्रिज लैंग्वेज दूसरी जबानों के दरमियान बनी, दूसरे सूबों के दरमियान बनी। पाकिस्तान में इसकी तरक्की और तरबीज में बहुत काम हो रहा है, और पाकिस्तान से बाहर भी हो रहा है, और सब अपनी बसात के मुताबिक इस पे काम कर रहे हैं। क्या आप इस काम से मुतमईन हैं? और दूसरी जो बड़ी बात, जो बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आता है, वो ये आता है कि जो हमारे जो नौजवान तबका है, क्या उनको इस फील्ड में आने नहीं दिया जाता, या उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता उस तरीके से उनकी एनर्जी को कि जिस तरह वो हम कर सकते हैं? जी ठीक। अच्छा, मैं पहले तो ये बताऊं कि आप बजाते खुद जो आपने राह चुनी है, ये भी मेरे लिए बहुत मुतासर कुन है। मैंने आपको जिस रंग में देखा है, इसलिए नहीं कि सिर्फ तारीफ आपको सामने बैठ के मुझे करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने हमारी कॉन्सुलेट जनरल के हॉल में जब हम गए, उनका जो रिसेप्शन हॉल था, और वहां पे आपने एक बड़ा खूबसूरत कोलाज बना रखा था, जिसमें पाकिस्तान के सारे अच्छे रंग जो हैं वो मुज़य्यन कर दिए थे आपने उसमें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैं वापस गया, मेरे पास सफारत खाने में इतना टाइम न मिला मुझे, वरना मैं वो पाकिस्तान के एक दीवार मैंने मुख्तस कर दी थी कि वो वहां पे आप कर। फिर आप माशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम, आप पेंटर हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, लेकिन खाली पेंटर जो है वो तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ अच्छे मकामात की, पाकिस्तान के नवादरात की, आप जो हमारा सकाफती विरसा है उसको आप कैनवस पे लाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, और आपके हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो जाना और पहचाना जाता है। तो उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी है। और आखिरी जो आपकी पहचान जो है, आखिरी तो नहीं लेकिन तीसरी पहचान जो है, वो उर्दू अदब के हवाले से है। जिस तरह मैंने कहा कि मैं शुरू में जब आया तो आपने उस वक्त उर्दू सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाई हुई थी, तो वो बड़ी यानी कमाल का आपने काम किया हुआ था, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, मुझे बहुत सारे और अच्छे लोग भी उसी हवाले से मिले, और आपको याद होगा कि हमने बड़ी बातें की उसके ऊपर। फिर इसी तरह वाशिंगटन में भी जब मैं था, तो वहां पे एक हल्का अरबाब ज़ौक़ था, तो वो हर संडे को वो बैठ के कभी जोश मली आबादी का कलाम, कभी कोई, तो कभी कभी मैं और नाजिया जो हैं हम भी चले जाते थे, उससे बहराबर होते थे। बल्कि अगर आपको याद हो तो जब आप लोग वहां पे आए थे, तो आपने हमारे पाकिस्तान एम्बेसडर के घर के अंदर भी आपने एक प्रोग्राम जो किया था,
जिसमें कुछ शायर लोग आए थे। तो देखिए सर वो मेरी उर्दू, इज्जत अफजाई थी कि आपके जी घर में जी, प्रोग्राम हुआ सर, बहुत अच्छा लगा था वो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मकसद मेरा कहने का ये है कि अभी भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले और उर्दू को पाकिस्तान दियार गैर में जिंदा रखने वाले बहुत है, तकरीबन हर जगह है। जिस तरह मैंने कहा, मैंने नेदरलैंड्स में भी देखे, मैंने कतर में भी देखे, मैंने वहां पे अमेरिका में भी देखे। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो शोबा है उर्दू, उर्दू एक बहुत खूबसूरत जबान है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस नस्ल में से हूँ जिसने उर्दू पढ़ी और उस लफ्ज से हम आशना हुए। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इससे महरूम हैं। उनको शायद उस बात का उसका इदराक नहीं है कि वो कितनी यानी ये कितनी खूबसूरत जबान है और इसकी क्या क्या रमजें हैं। और जी, तो ये यही मैं फिलहाल कहना चाहता हूँ इस चीज की। सर अब हम कुछ सवालात लेंगे और इससे पहले एक चंद सेकंड का एक ब्रेक। जी, वेलकम बैक। तो देखिए सर, सवालात तो पहले ही आना शुरू हो गए थे और काफी कमेंट्स और बल्कि हमारे एक जुल्फी अहमद सर, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के हमारे ब्लैक बेल्ट हैं जो हमारे साथ हुआ करते थे, हमसे सीनियर, और ये अच्छा 10th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं। और इस वक्त अच्छा, अमेरिका में इनके बहुत स्टूडेंट्स और सब कुछ बहुत तरक्की की इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत दी है। और इनका पिछला प्रोग्राम जो था वो इनसे हमने स्टार्ट किया था और देखें कि इनके कदमों की बरकत थी कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। वाह 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 वाह। तो सर ये लेट्स सी, चाइनीज लर्निंग उर्दू नाउ, ओके। तो इस किस्म के बहुत से कमेंट्स हैं। जो जो सवालात आप लोगों के ख्वातीन हज़रात, मैं चाहूंगा कि आप लोग वो सवाल कीजिए। इसके अलावा सर ये है कि जो हमारा रीपेंट पाकिस्तान है, मैं अगर आप, जी सर, एम्बेसडर तसव्वुर का भी मशकूर हूँ कि वो वक्त निकाल कर, वो फेसबुक पर मैंने देखा बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे साथ किया है। मैक्सिको में भी हमारे सफीर थे हाल ही में। शुएब सरवर भी बहुत अच्छा काबिल अफसर है, और कमर भी। तो माशाल्लाह ये हमारे जो सफारतकार हैं, ये इस बात से उनको बखूबी अंदाजा है उनको कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करना दरअसल उनकी अपनी खिदमत करने जी के मतलब है। बिल्कुल क्योंकि वो करेंगे, देखिए ना, दुनिया है ही आजकल इस तरह की कि आप इज्जत करेंगे तो इज्जत करा लेंगे। और इस वजह से पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ मोहब्बत करना, या पाकिस्तानी जहां पे भी बसते हैं, गल्फ में या यूरोप में, उनके साथ मोहब्बत करना जो है और उनके लिए आसानियां पैदा करना तमाम सफारतकारों पर वाजिब है। ये कोई, ये हमारे फ्राइज मनसबी में है। मैंने बतौर फॉरेन सेक्रेटरी, ये मेरी हदायत थी कि ये कोई फेवर नहीं है जो हम उनके साथ कर रहे हैं, ये हमारा काम है। बल्कि मैं जिस मुल्क में भी जाता था, किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, तो मैं कॉन्सुलर सेक्शन जरूर देखता था। मैं ये देखता था कि इस कॉन्सुलर सेक्शन में वो सहूलियात मौजूद है कि नहीं, जो एक अच्छे, यानी हमारा ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम सहूलियात हो। बल्कि मैंने अपने वहां पे वाशिंगटन में जो सफारत खाना है, उसमें 2 स्टोर हमने गिरा के उसको बड़ा हॉल किया, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि हम अगर उनकी इज्जत करेंगे तो पाकिस्तान की गोया इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे जो कौंसल जनरल है अब्दुल जब्बार मेमन साहब, आपके बड़े मद्दा हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सर पर्सनली मैं उनसे इसलिए ज्यादा इम्प्रेस हूं कि 24 घंटे कोई कॉल, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सर, वो अवेलेबल होते हैं। और यही वजह मेरा ख्याल है कि आपने जो जैसे जिस तरीके से कहा कि या जिस तरह आप लोगों ने उनको सबको ट्रेन किया और सब चीजों को, तो बाज़ औक़ात होता है ये कि कुछ लोगों में होता है जी हम ऑफिसर हैं, लेकिन अब तक जो इंक्लूडिंग तसव्वुर साहब, यादमानी साहब, इब्न अब्बास साहब, जितने भी ये लोग यहाँ पे आए सर, बहुत रिफत मसूद, बहुत अच्छे लोग रहे हैं। और जब्बार साहब से एक हमारा एक पर्सनल ज्यादा ताल्लुक भी हो गया है। बाय द वे, वो जो आपने कोलाज की बात की है सर, 14 अगस्त को हम आपको एक सरप्राइज देंगे। अच्छा, वो बहुत ही स्पेशल किस्म का और उससे बड़ा कोलाज है जो मैंने डिजाइन किया।
वाह اور बड़ा جو अच्छा। جو پلاج آپ نے دیکھا تھا سر وہ مانچسٹر میں اور جکارتا میں اور آئی تھنک ترکی میں کہیں اور میکسیکو میں تصور صاحب نے بھی اپنے ایمبیسی میں وہاں پہ لگوایا. واہ تو واہ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے سر. نہیں یہ ہمارے سفارت اس وقت جو ہمارے سفیر ہیں ڈاکٹر اسد مجید خان اور وہاں پہ عبید نظامانی ہیں, سلمان شریف ہیں اور بھی افسر ہیں, یہ سارے کے سارے اس جذبے سے پوری طرح بھرپور طور طریقے پہ یہ جانتے ہیں, اس سے کنونسڈ ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت جو ہے, پاکستانی ڈائسپورا کی خدمت جو ہے وہ ہمارے فرائض اولین میں شامل ہے. سر تصور صاحب سے میں صرف یہ کہوں گا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں کچھ کر سکتا, اور مجھے خوشی ہے کہ جو پاکستان کی ساری اکائیاں جو آپ نے دیکھی تھیں کہ وہ ان کو ہم یکجا کر سکیں. تو سر یہ سوال ہے آپ کے اسکرین پہ نازیہ افتخار کا. Can there be an organization in Pakistan which attracts the students back to Pakistan after completing their education here? I mean, with job offers and projects, so Pakistan gets talent back, and moreover, they don't marry here for legally staying. Okay, individuals make their choices, and some people like to make their aim to come back to Pakistan. They find opportunities, they bring their talent, and some people like to stay abroad and they make their mark there. It honestly doesn't matter where you are, as long as you excel in whatever you are doing. And your excellence will bring laurels for you personally, for your family, but also for the country from which you originate or your parents hailed from. So in Pakistan, of course, there are enormous opportunities which some people are able to avail of. But frankly, we are not there yet. We need to have so much more opportunities. I give you an example, and I give this example to others too. When Deng Xiaoping decided to change the track of development in China, and he came up in 1978 with a whole new plan and opened up the economy. It was the Chinese diaspora which came back, availed of those opportunities, brought their talent, brought their money, and there you go. So I'm not saying that Pakistani diaspora should just rush in. We have in Pakistan, our leadership has to create the kind of environment that Deng Xiaoping was able to create in China, which attracted the diaspora, the talent among them, which was able to be absorbed. Otherwise, you can't have an arrangement where you will just hand deliver jobs to people. You have to create the whole environment within the country which can absorb all that talent which exists in various corners of the world. سر شمسہ مبین پوچھتی ہیں, میں سوال دوبارہ لے آؤں یہ. In your opinion, what are the major challenges that negatively affect the image of Pakistan and how to address that? دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان میں جو کچھ ایسے تاثرات ہیں ہمارے ہاں, ہم کبھی کبھی, اور میرا اس میں ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تلخی ہو جاتی ہے, ہم سیلف بیشنگ بہت کرتے ہیں. ہم ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے میں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی. ٹھیک ہے, ایک حد تک تو اگر آپ نے بیماری کا علاج کرنا ہے تو آپ پہلے بیماری کی تشخیص کیجیے. That I understand. لیکن اگر ہر وقت یہی کہتے رہیں گے تو پھر آپ کی سائیکالوجی آپ کو اٹھنے نہیں دے گی. لیکن میں جس طرح پہلے کہا کہ میں نے اقوام متحدہ میں 6.5 سال میں 20 قومیتوں کو دیکھا, بڑے قریب سے دیکھا, اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے مسائل ہمیں اس لیے نہیں پتا تھے کیونکہ ہم نے ان کو کبھی غور سے نہیں دیکھا. آپ کو کیا پتا ہے, حالانکہ آپ کے تو پچھواڑے میں ہے ایکویڈور, کہ ایکویڈور میں اس وقت کون سی حکومت ہے, ان کے کیا مسائل ہیں, اور اگر کبھی آپ ایکویڈور کے ٹی وی ان کو دیکھنے لگ جائیں تو آپ کہیں گے, او مائی گاڈ, ان کی تو بہت سخت مسئلے. برازیل کتنا بڑا ملک ہے. ہندوستان جہاں پہ ایک اس وقت ایک افراتفری کا ماحول ہے, ان کا جو پلورلزم اور ڈیموکریسی اور وہ سارا کا سارا خطرے میں موجود ہے.
تو جب آپ اس ملک کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے مسائل ہیں. تو پاکستان کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مسائل دنیا میں سب سے بڑے مسائل ہیں. نہیں, دنیا میں قوموں نے بڑے بڑے مسئلے, بڑے بڑے مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور اس کو, اور ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, کنسسٹنسی آف اکنامک پالیسیز آئے, there is absolutely no way we can be left behind. And I think یہ consciousness, یہ recognition اب آ رہی ہے کہ we have to have a governance system which should be inclusive and which should be participatory and which should create incentives for its citizens to rise, to generate wealth, to excel. So that's what in my view is needed. سر ایک انٹرسٹنگ کوشچن آیا, Can ISSI make Repaint Pakistan a USA partner organization? Why not? Why not? Absolutely. You see, آپ جب آپ کو یاد ہوگا آپ اسلام آباد تشریف لائے, دعوت پر ہی آئے, اور پھر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائے, کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا کے جو مسائل بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو قوات ہیں, جو ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, ہم نے اس کے اوپر بحث رکھی آپ کی موجودگی میں, اس کے بعد ایک مشاعرہ بھی رکھا. تو یقیناً ری پینٹ پاکستان, دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت تھنک ٹینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نیریٹیوز بلڈ کرتے ہیں, جی, بیانیہ جسے کہتے ہیں. تھنک ٹینکس جو ہے نا وہ صرف بیانیہ بناتے ہیں, اور جب وہ بیانیہ بن جاتا ہے تو اس کے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ اعزاز بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی, آپ 20 بار کہیں گے تو ساروں کو لگے گا یہ بہت اچھا آدمی. لیکن اگر یہ کہنے لگے یار اعزاز تو بڑا ہی خراب آدمی ہے, بہت ہی خراب ہے, تو اس کی ریپوٹیشن. تو بیانیہ جو ہے, بیانیہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی اس کی صحیح مثال دوں. جب میں ادھر نیو یارک میں تھا تو اس زمانے میں 9/11 کے بعد ایک بیانیہ, ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہوا کہ جی اس کو کہتے تھے R2P, ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ, کہ اگر کہیں کوئی قوم اپنا آپ کو سنبھال نہیں سکتی تو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ فرض ہے کہ وہ جا کے اس کا مسئلہ حل کرے. یعنی دس واز اے لائسنس ٹو انٹرفیئر. سو دیٹ مینس کہ اٹ واز اے لائسنس ٹو گو ان violate the sovereignty, violate the territory, and go for regime change. Bilkul. So they started doing it first in Iraq, and then they tried it in Syria, then they did it in Libya, and pura ka pura messy affair. This is how وہ پھر justified ہو گئی. کیوں جی, کیونکہ جی R2P پہلے سے کہ ہاں جی یہ تو آپ نے پہلے سے مان لیا ہوا ہے کہ you have a responsibility to protect the most population of the country of which leadership is unable or unwilling to protect. So یہ تو اب ہم نیریٹو بھی جو ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ISSI میں بیٹھ کے کہ ہم پاکستان کے وہ جو پازیٹیو نیریٹیوز ہیں ان کو بلڈ کریں, پاکستان کا وہ چہرہ دکھائیں جو پاکستان کا چہرہ ہے اصل میں, جو حقیقی چہرہ ہے پاکستان کا, اور اس کے لیے ہم اس کے اوپر کام کریں. نیگیٹیوٹی تو کافی ہے جی, کافی لوگ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کرنے والے کرتے رہیں گے, لیکن ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہم نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے متعلق, ایک پازیٹیو, دو ریئل اینڈ پازیٹیو نیریٹو. سر دو چیزیں, ایک تو ایک دفعہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ریپینٹ پاکستان پہ آپ لوگ پوسٹنگ کرتے ہیں وہ صرف اچھی چیزیں ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھے لوگ ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی پرابلم ہے نہیں. تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی دکھانے والے تو بہت سے لوگ ہیں, آپ پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں. اور دوسری چیز آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اعزاز احمد اچھا آدمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سر بات یہ کہ نیگیٹیوٹی اپنے بارے میں بھی نہ کریں آپ, کیونکہ اگر آپ مجھ سے کہیں جی عرفان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, نہیں جی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آپ نے ایک بار کہا, 2 بار کہا, تیسری بار کہا یار واقعی اچھا آدمی نہیں, کیونکہ آپ خود ہی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو خود نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں تو دوسرا کیسے جان سکے گا سر. سر ایک سوال ہے, یہ دیکھیے آپ, where would you want to see Pakistan in next 5 years? Well, honestly, if I were an advisor to my leadership, I would tell them to plan for the next 25 years. There's nothing you can achieve in 5 years. You need a much longer plan. And where I want to see Pakistan a
a cradle of stability, of progress, of prosperity, a country which is at peace with itself and at peace with its neighbors. I want to see Pakistan contributing to make our neighborhood peaceful. Now, this is a wish list. This is a wish list. We will have to work for it. It won't come easy, but we'll have to sort of work for it. I would like to see Pakistan as a factor of stability in my region. I would like to see Pakistan which provide opportunities to its citizens to do whatever they can for their own benefit, but also for the benefit of the country. सर, हमारे दोस्त अनीस करीम ने एक नॉवेल लिखा है सर, अच्छा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. All right. Larger city impacts globally. What specific steps should be taken to improve its impact to be positive rather than negative, regardless if it's political, social issues like sanitization, cleanliness, education, etc., which in turn will help Pakistan's image to be. देखिए, कराची पाकिस्तान का दिल है. कराची पाकिस्तान का मौशी जो है ना वो हब है. तो कराची को बेहतर होना, कराची को बेहतर करने का मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान की बेहतरी का बंदोबस्त हो रहा है. इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी लीडरशिप के ऊपर ये वाजिब है कि वो कराची को कमा हक तवज्जो दें, एक पूरा नेशनल डायलॉग करें, तमाम लीडरशिप, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और कहें कि यह कराची को हमने बेहतर कैसे करना. कराची जब धड़केगा तो पाकिस्तान पूरा का पूरा धड़केगा. मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं. तो इसलिए कराची के मसाइल बहुत हैं, लेकिन कराची को हल करना जो है बहुत जरूरी. एक और बात मैं आपको पिछली बात से कनेक्टेड मुझे याद है, मुझे कहना ये जरूरी है कि अभी किसी साहब ने कहा कि हम नेगेटिविटी देखें. आप टॉक शोज देख लें, आपको काफी नेगेटिविटी नजर आ जाएगी. बिल्कुल. लेकिन हमने तो ये नहीं, मैं उससे इनकारी नहीं हूं कि वो नहीं हो. वो आपने चिड़िया की मिसाल सुनी है ना कि जंगल में आग लगी तो वो अपनी चोंच में पानी भर के लेके जा रही थी, तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी जानवर ने, कि इससे क्या आग बुझेगी. तो उसने कहा कि नहीं, आग तो मुझे भी पता नहीं बुझेगी, लेकिन मैं उसमें शरीक होना चाहती हूँ तो कुछ करना है मुझे, जो अच्छाई के लिए कुछ कर. तो हमारा तो काम यही होना चाहिए. और जब मैं मैं आपको बताऊं, मैं इंक थ्योरी का बहुत ज्यादा, इंक स्पॉट थ्योरी का बहुत कायल हूँ. इंक स्पॉट थ्योरी, आपको इल्म है इंक स्पॉट थ्योरी क्या है? अगर आपने एक सफा है, उस सफे के ऊपर आप जब इंक का एक स्पॉट गिराते तो वो एक फैलता है और थोड़ा सा फैल जाता है. फिर आप थोड़ी दूर और डालते हैं और 8-10 कतरों में आप पूरा सफा भर देंगे. तो अगर मैं अच्छा इंसान बनूंगा तो मेरा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे दोस्तों का हल्का है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता असर पड़ेगा. तो ऑल वी नीड टू डू इज कि आप अपने तौर पर जो कर सकते हैं, दूसरों के ना करने का लेमेंट मत करें, उसके ऊपर मातम ना कीजिए, अपना देखें मैं क्या कर सकता हूं. तो इंशाअल्लाह ताला अजीज पाकिस्तान भी जो है वो जल्द ही इंक स्पॉट थ्योरी की तरह बेहतर होगा. सर, वो जो एक वाकया है ना एक बादशाह का, कि उसने कहा था कि रात में तालाब में हर कोई जो है वो एक एक डोल दूध का लाके भर दे. हाँ. तो उसने हर एक ने ये सोचा अगर मैं नहीं डालूंगा, मैं पानी डाल दूंगा तो कोई बात नहीं, किसी को पता थोड़ी चलेगा. और सुबह तालाब जो था वो पानी से भरा हुआ था. तो ये हमारी इंडिविजुअल, हमारी जाती ये ड्यूटी है. सर, हमारे दोस्त आजमी गिल सवाल कर रहे हैं आपसे. वज़ीर ख़ारजा के OIC के प्लेटफॉर्म से हटकर इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाना क्या दुरुस्त है? क्या गल्फ के बगैर हम चल सकते हैं मुआशी तौर पर? अच्छा, देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इस फिलहाल तो हुकूमत में नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि वहां के मुहर्रकात क्या हैं, लेकिन मेरी अपनी एक राय है. मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के गल्फ के ममालिक के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं. हमारे 10 लाखों मिलियंस पाकिस्तानी वहां पे कई दहाइयों से बरसरे रोजगार हैं. सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के खुसूसी ताल्लुकात रहे हैं और पाकिस्तान ने उनकी डेवलपमेंट में, और हमारे ये जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने उन मुल्कों की डेवलपमेंट में एक बड़ा किरदार अदा किया. अब उन मुल्कों के अंदर अपनी एक लीडरशिप आ गई है, वो अपने अंदाज से अपने मुल्क के लिए देखना चाहिए. वहां भी मसाइल आ रहे हैं ना, देखें तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई हैं, उनके अपने मसाइल आए हैं, वो एक नया रंग देना चाहते हैं अपने मुल्क को. तो
तो इस वजह से हर मुल्क को अपनी एक स्पेस देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है वजीर खारजा ने भी अपना ये जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन तमाम मुल्कों के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अब साथ ही साथ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी क़यादत की भी और आम पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? हमारी ये ख्वाहिश है कि कश्मीर में जो मुसलमान इस वक्त पिस रहा है, एक हिंदुस्तान के, एक नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व फिलॉसफी के तहत वहां पे जो दबाया जा रहा है, वहां जो डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है, उसके नजदीक उनको कर्फ्यू, डबल लॉकडाउन का एक उनको सामना है। उस पे हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान दुनिया जो है वो उनके दुख में शरीक तो हो कम से कम। अगर हम कुछ और कर ना सकें, उनका गम तो सहें और गम तो समझें। तो ये हमारी एक जायज ख्वाहिश है, तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ है, गल्फ के भी, दूसरे भी, के और ओआईसी ने बयान भी दिए, ओआईसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बयान दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये तवक्को है, ये बिल्कुल बजा है। सर, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। और मुझे सबसे फिर अगेन कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं एक्चुअली मैं चाहूंगा कि एक सवाल मैं आपके सामने पेश करूं आखिर में। हमारी जो को फाउंडर हैं सामिया इकबाल हुसैनी, वो आपसे एक सवाल करना चाहती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। ओके सामिया, गो अहेड। सामिया बीबी, बड़ा ही अच्छा और पुरलुत्फ सफर रहा इस जिंदगी का, और मैं अपनी यादाश्तें तहरीर कर रहा हूं। उसका पहला ड्राफ्ट बल्कि तैयार है और इंशाल्लाह इस साल के खत्म होने से पहले पहले मार्केट में मेरी मेमोइर्स आ जाएंगी। और मैंने अपनी अर्ली लाइफ से शुरू किया और उसके बाद अपने तमाम कैरियर के ऊपर जो जो काम किया, जहां जहां रहे। लेकिन दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आपके फौरन उसके बाद। एक तो मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं PAF कॉलेज सरगोदा चला गया। वो एक ऐसा तालीमी इदारा था, जिसने हमें ना सिर्फ तालीम दी बल्कि हमारी किरदार साजी की, और जिसने आज तक मेरा जो वैल्यू सिस्टम है जो बनाया था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उसने मुझे गाइड किया। ये तो पहली, और ये मेरे वालिद साहब का मुझे तोहफा था। दूसरा, मेरे वालिद साहब को मुझे तोहफा यह था कि मैं CSS कर लूं। हालांकि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, आप CSS कीजिए, और उन्होंने मुझे इस राह पे डाला। तो अल्लाह ताला उनकी रूह को बख्शे और उनके लिए आखिरत की मंजिल आसान हो। तीसरी चीज मेरी वालदा का तोहफा है मेरे पास। दो तोहफे हैं मेरी वालदा के मेरे पास। एक तोहफा तो ये है कि जब मैं थोड़ा स्कूल जाने में थोड़ा देर हो गई, उन्होंने मुझे घर पे उर्दू पढ़ाई और मुझे बेसिक मैथ, हिसाब पढ़ाया और कुरान मजीद पढ़ाया। तो उस वजह से जब मैं पहली जमात में गया तो मैंने पोजीशन लेनी शुरू कर दी, और आखिर BSc तक मैं पोजीशन होल्डर रहा, क्योंकि उन्होंने जो मेरी बुनियाद बनाई थी वो तो उनका पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा जो उन्होंने मुझे दिया वो है सूरह अल फजर। मुझे उन्होंने याद करा, मुझे नहीं याद मैंने वो कब याद की थी, लेकिन वो तकरीबन हर रोज मैं उसकी किरत करता हूँ। मुझे उन्होंने कहा था जब भी कोई मुश्किल वक्त हो आप इसकी तिलावत कीजिएगा, अल्लाह ताला सारी मंजिलें, सारी राहतें जो हैं, सारे रास्ते कुशादा कर देगा। और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। तो ये सारी बातें जो हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जो मोड़ आए, वो इंशाल्लाह इन याददाश्तों में आप देखेंगे, जो ये किताब इस साल तक इंशाल्लाह शाया होगी। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाने से पहले एक दो शेर मैं जो मैंने अपनी कम्युनिटी की वहां पे जब मीटिंग हुई तो उसमें बोले थे, मुझे बहुत पसंद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो है, खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, सलमान साहब की इज्जत पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये मैंने पढ़े थे। जो हमारी एक सरगोदियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन है, सोना के नाम से, उनका एक बहुत बड़ा हमने कट किया था एक उनके लिए, और उसमें मैंने पढ़े थे। और हमारे जो सरगोदियंस हैं वो भी अमेरिका में हर जगह फैले हुए हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम जो है ना वो कर रहे हैं। एंड दे आल्सो मेक अस प्राउड। वी ऑल सरगोदियंस लिंक
with each other, and we think that we need to continue to serve our country and the country which we make our home, like you people, they should continue to serve that. बहुत खूब सर जी, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमेशा की तरह। और मैं अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से और रीपेंट पाकिस्तान की तरफ से, सामिया इकबाल हुसैनी की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप फिर तशरीफ लाइए, हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल रहे आज के, जिनका आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। खुदा ताला आपको सलामत रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे और आपके मुल्क अमेरिका को भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम।